परीक्षा 2024 की तैयारी कैसे करनी है और कैसे अधिक से अधिक बच्चों को सफलता मिले, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल और शिक्षा विभाग द्वारा ये कुछ प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं, जिनको अभ्यास प्रश्न नाम दिया गया है। इसके 4 सेट दिए गए हैं, तो ये आप इसको हल कर लें और इससे आपको परीक्षा में पास होने में आसानी रहेगी। इसी में से अधिकतर परीक्षा में आएगा। तो ये जो कुछ प्रश्न हैं मैं आपको हल करवा रहा हूँ। मैं तो आप ये देख लें, ये जो पेपर 75 अंक का है और समय 3 घंटे है। इसमें लिखा है सभी प्रश्न हल करना है। प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, जैसे ये अंक अंकित हैं। ये प्रश्न, इसमें 6 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है 1-1 अंक का है। ऐसे ये पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ, उसके बाद रिक्त स्थान होगा, सत्य होगा, जोड़ियाँ होंगी और एक शब्द में उत्तर। ऐसे 5 प्रश्न होंगे, तो ऐसे कुल 30 प्रश्न दिए होंगे। प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए हैं, मतलब अथवा अथवा दिया गया है। दोनों में से कोई एक करना है। अब मैं आपको ये हल करवा रहा हूँ, सही विकल्प चुन को। वस्तुनिष्ठ संख्या 5 और 10 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? तो मैंने आपको पहले बताया, जो महत्तम समावर्तक होगा या तो छोटी संख्या होगी 5 या इससे छोटी संख्या हो सकती है। तो वो संख्या जिसका भाग 5 और 10 दोनों में जाए तो वो संख्या कौन सी है? 5। ठीक है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? 5 होगा। अगला प्रश्न है ax वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक बहुपद है। के शून्य अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग क्या होगा? तो शून्यकों का योग होता है -b/a। तो इसका ये -b/a, ये उत्तर सही है। इसको आपको, ये जो आपको पेपर दिया है, इसको आपको अपनी कॉपी में हल करना है। चारों सेट आपको कॉपी में हल करना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होने की शर्त है। तो इसका सही उत्तर है ये। ठीक है, कोई हल नहीं होता है जब ये ऐसा होता है। इसका मतलब क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। इसका मतलब अनेक हल होता है। ये अपने को समांतर श्रेणी दी 1 -1 -3 -5। तो इसमें सारवंत्र बताना है। तो हम क्या करेंगे, ये दूसरा पद, ये पहला पद, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो अपने को मिलेगा -2 मिलेगा। तो इसलिए ये जो समांतर श्रेणी है, इसका सारवंत्र क्या है? -2। अगर आप तीसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो भी हमको -2 मिलेगा। चौथे में से तीसरा पद घटाएंगे तो भी हमको -2 मिलेगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय और एक है RHS, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ये। तो इसके स्थान पे थेल्स प्रमेय भी हो सकता है। अगर थेल्स प्रमेय लिखा होता तो भी इसको अपन सही मानेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे ए और बी, ये दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए, 1 -2 -3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x1 + x2/2 और y1 + y2/2। देखो, जब ये आए तो इसको आपको एक तरफ रफ काम में हल करना पड़ेगा। हमको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम हल करने में इसका समय खराब नहीं करें। सीधे ये x1 है, ये y1 है, x2 y2, x1 + x2 इनको जोड़ के 2 का भाग देंगे तो -2/2 आएगा, तो -1 आएगा। और इसको y1 और y2 को जोड़ेंगे तो कितना है? 2 आएगा। 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो ये सही उत्तर ये है। ठीक है, एक अगला प्रश्न है यहाँ पे, ये तो क्या इंग्लिश में है। फिर उसके बाद ये अपने को दूसरा प्रश्न दिया है, रिक्त स्थान। तो 3 वर्गमूल 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्यों है? क्योंकि देखो, 3 परिमेय संख्या, वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय में करते हैं तो अपने को अपरिमेय संख्या मिलती है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। फिर px एक बहुपद है। बहुपद कैसा है? द्विघात बहुपद है। तो px = 0 क्या होगा? एक समीकरण होगा, क्योंकि यहाँ पे बराबर लगा है। अब समीकरण कौन सा होगा? रैखिक समीकरण होगा, द्विघात समीकरण होगा, त्रिघात समीकरण होगा। तो यहाँ पे लगा द्विघात है। इस बहुपद की घातें कितनी है? 2। तो यहाँ पे जो समीकरण होगा
इसको अपन बोले वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ग समीकरण या द्विघात। अगर यहाँ पे घात 1 होती तो हम बोलते रेखिक समीकरण बोलते। अगला हम देखते हैं, किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते हैं तो विभक्तिकर का मान क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? विभक्तिकर का मान शून्य होता है। फिर समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा? a प्लस नो डी। ए प्लस नो डी। अब देखो इसको आप समझ सकते हैं, दूसरे पद में यहाँ पे डी के गुणा में 1 है, तीसरे पद में, ये तीसरा पद में डी के गुणा में 2 है, चौथे पद में 3 है, तो पांचवें पद में 4 आएगा, आठवें पद में 7 आएगा, नौवें पद में 8 आएगा, 10वें पद में 9 आएगा। तो ए प्लस नो डी यहाँ पे ऐसा आएगा। 10वां पद क्या होगा? ए प्लस नो डी। अगला प्रश्न है, वे सभी आकृति जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं है, तो ऐसी आकृतियों को हम क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप होते हैं। अगर ये माप समान हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? सर्वांग सम। तो अभी इसके अनुसार जो सही उत्तर है इसका समरूप आएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको 2 उत्तर दिए, यहाँ पे उत्तर नहीं दिए, ये भी एक दिक्कत है। फिर देखते हैं बिंदु 0,4 अक्ष पर स्थित है, तो बिंदु 0,4 जो है y अक्ष पर स्थित होगा, क्योंकि यहाँ पे x का मान 0 है तो y अक्ष पर स्थित होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे सत्य असत्य। यदि ए बी सी, ये ए बी सी AP में है, मतलब समांतर श्रेणी में है, तब ये B बराबर A प्लस C बटे 2 होगा, तो ये जो है कथन बिल्कुल सत्य है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, ये भी सत्य है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर पाई आर वर्ग होता है, नहीं होता है, तो ये कथन असत्य है। सही क्या है? गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर वर्ग। किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, हाँ सही हो सकती हैं। वृत्त पे अनंत बिंदु होते हैं तो अनंत बिंदु पर अनंत स्पर्श रेखाएं होंगी। यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो P छोटा या बराबर 1, बड़ा या बराबर 0, तो इसका मतलब ये जो है कथन सत्य है। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज अक्ष के साथ अवलंबन कोण बनाती है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि जब हम ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, इसमें क्या लिखा है? अवलंबन कोण, तो इसलिए ये जो है कथन असत्य है। अगला भी देखते हैं, यहाँ पे सही जोड़ी दिया है पे, ये सेक वर्ग थीटा -1 का संबंध किससे? टेन वर्ग थीटा से। और कॉट थीटा का संबंध किससे है? कोस बटे कॉट थीटा का संबंध 1/10 से। 1 माइनस साइन वर्ग थीटा का संबंध किससे है? कोस वर्ग थीटा से है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर वर्ग बटे 2 होता है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0, 0 होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर लिखो। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? नहीं होते, नहीं होते। उसका उत्तर क्या होगा? नहीं। 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10 वर्गमूल 3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा। द्विघात समीकरण के विभक्तिकरण का सूत्र क्या होगा? B² - 4AC। वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर वर्ग H। 3, 3, 4, 5 पद का समांतर माध्य क्या होगा? इन सबको जोड़ के और 5 का भाग दे दो, तुमको इसका उत्तर कितना आएगा? 4 आएगा। अब देखो ये छठा प्रश्न है। ये प्रश्न दिया आपके सामने, HCF 306 और 657 के HCF कितना? 9। तो इन्हीं का अपने को LCM निकालना है। तो ये A है, ये B है, ये HCF है और LCM को निकालना है। तो हमको मालूम है कि क्या होता है? A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। A B HCF और LCM में ये संबंध होता है। तो हमको A मालूम है, B मालूम है, HCF मालूम है, तो LCM निकालना है। A का मान कितना है? 306। B का मान कितना है? 657 बराबर HCF कितना है? 9। तुमको LCM निकालना है। तो इसको यहाँ से 9 हटाओ तो ये जाएगा 306 गुणा 657, ठीक है, बटे 9 बराबर LCM। इसको अपन हल करेंगे तो बस ये संख्या 3 से कट जाएगी, इसको हल कर लेना है। ठीक है। फिर इसके बाद ये प्रश्न है, दर्शाओ कि
5 माइनस वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या है ना। तो इसको कैसे करना, माना 5 माइनस वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अगर ये अपरिमेय नहीं होगी तो क्या होगी, परिमेय होगी। तब 5 माइनस वर्गमूल 3 क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तब हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तब 5 माइनस वर्गमूल 3 बराबर ए बटा बी, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसको मैंने मान लिया कि ये ए बटा बी है, जहाँ ए और बी क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस 5 को उधर ले जाओ, पक्षांतर कर दो, तो आएगा माइनस वर्गमूल 3 बराबर ए बटा बी माइनस 5। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस हटा दो, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3 बराबर ये प्लस के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो 5 माइनस ए बटा बी। देखो अब ये वर्गमूल 3 तो इसमें क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, हमको परिमेय संख्या मिलेगी। तो अब बताओ, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर होती है क्या, नहीं होती। तो देखो ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, तो ये असंभव है, संभव नहीं है। तो यह संभव नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। तो इसलिए ये जो है गलत आ रहा है। क्यों आ रहा है, इसलिए हमने जो माना है कि ये परिमेय संख्या ये गलत है। अतः हमारी परिकल्पना कि 5 माइनस वर्गमूल 3 परिमेय है, गलत है। हमने माना था ना कि ये परिमेय, तो ये वास्तव में परिमेय नहीं है, क्योंकि इसके अगर ये परिमेय है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अपरिमेय बराबर परिमेय हो रहा है, ये संभव नहीं है। इसलिए 5 माइनस वर्गमूल 3 परिमेय नहीं होगी। तो जब ये परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी, ये अपरिमेय होगी। तब 5 माइनस वर्गमूल 3 निश्चित रूप से परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होगी। 7, 4 दोनों को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखो। ये पुस्तक में दिया है, देख लेना। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड 12, 15, 21 का एचसीएफ निकालो। मैं फिर बता रहा हूँ, 12, 15, 21 का जो एचसीएफ आएगा, या तो 12 आएगा या 12 से छोटी संख्या आएगी। फिर एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्य को योग और गुणनफल क्या है, -3 और 2 है, अथवा इसके शून्य ज्ञात करो। मैं ये जो है आपको अगले वीडियो में हल करवाऊंगा, क्योंकि अभी क्या वीडियो लंबा हो रहा है।